Welcome students in the class of English. Today we will read the fourth chapter of the book First Flight entitled From the Diary of Fanny Frank. At first we will take the English and Hindi meaning of some hard words. First word is musings. Musing means ideas in Hindi vichar. Next is prompted. Prompted means motivated in Hindi प्रेरित किया. नेक्स्ट इज solemn मीन्स सीरियस इन हिंदी गंभीर. assign मीन्स to allot वर्क कार्य के लिए. एंड द नेक्स्ट इज jotted मीन्स noted down इन हिंदी लिखा. नेक्स्ट वर्ड इज ramble मीन्स टू टॉक मीनिंगलेस व्यर्थ की बातें करना. proceed means to continue जारी रखना. ingenuity means proficiency प्रवीणता. verse means poem कविता. ridiculous means absurd हास्यास्पद. and incorrigible that cannot be changed असाध्य जिसे बदला ना जा सके. Now the chapter. This chapter is about Annie Frank, who was a German-born Jewish girl. ये जो चैप्टर है वो एक छोटी सी लड़की एनी फ्रैंक के विषय में है, जो कि यहूदी जाति की एक लड़की थी जिसका जन्म जर्मनी में हुआ था. She became famous by writing a diary in a very young age. बहुत कम उम्र में ही उसने एक ऐसी डायरी को लिखा जो आज विश्व में प्रसिद्ध है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है. और बहुत ही कम एज में उसने इस डायरी को लिखा. When she started to write this diary, she was only of 13 years old and completed this diary before the age of 16. Her famous diary is known with the name of The Diary of a Young Girl. उसकी डायरी का क्या नाम है, जिसे हम नॉवेल भी कहते हैं, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. दिस डायरी बिकेम द मोस्ट फेमस डायरी इन द वर्ल्ड. नॉट ओनली बिकॉज बिफोर इन अर्लियर पीरियड, टुडे टू it is the most famous diary or novel you can say. She had written this diary not in comfort zone, in comfort environment. She had written this diary during the period of Second World War. द्वितीय विश्व युद्ध के समय उसने इस डायरी को लिखा था. इतना ही नहीं, not only it, she had written this when she with her family was living in hiding manner. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, यह एक तो वर्ल्ड वॉर का समय था, तो कहाँ से भाई इन्वायरमेंट जोन या कंफर्ट जोन जिसे आप कहते हैं वो कहाँ से मिलेगा. वातावरण तो आराम का नहीं होगा, कष्ट का ही होगा. इतना ही नहीं, इन लोगों की छुप के रहना पड़ता था, अपने परिवार के साथ छुप कर रहती थी. When we read about this little girl in detail in her novel, it makes us emotional. How much painful life she and like her others had led only because they were Jews. बस गलती इतनी ही थी कि वे यहूदी जाति की थी. Now let us start the chapter from before you read. Anneliese Mary Annie Frank was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. एनी फ्रैंक का पूरा नाम एनेलिस मैरी एनी फ्रैंक था. उसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ और 1945 के फरवरी लास्ट या मार्च 1 में उसकी मृत्यु हो गई. तो एनी फ्रैंक जर्मनी में जन्म ली हुई एक यहूदी लड़की थी जिसने एक डायरी को लिखा, और उस डायरी को उसने उस समय लिखा जब नीदरलैंड पर जर्मनी का ऑक्यूपेशन था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में.
उस समय वह अपने परिवार और 4 मित्रों के साथ एम्स्टर्डम में छिपकर रहती थी। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी, बट वे ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। जब जर्मनी में नाजियों का ऑक्यूपेशन था, वे सत्ता में आए, उनका शासन था, तो उनका परिवार, एनी का परिवार एम्स्टर्डम चला गया। लेकिन जब नाजियों का शासन नीदरलैंड तक पहुंचा तो वे फंस गए। एज persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. एनी फ्रैंक के फादर का नाम ऑटो फ्रैंक था। तो जब यहूदी जातियों के अगेंस्ट में विरुद्ध शोषण ज़्यादा होने लगा, उत्पीड़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो एनी का परिवार जुलाई 1942 में उसके फादर ऑटो फ्रैंक के ऑफिस के पिछवाड़ी में कुछ कमरे पड़े थे, उसमें छिपकर रहने चला गया उनका परिवार। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. एने फ्रैंक की सिस्टर का नाम मार्गोट फ्रैंक था, जो इससे 3 साल बड़ी थी। छिपकर रहते हुए 2 साल ही बीता था कि इनके साथ धोखा हुआ और धोखे से इन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, एनी को और उसकी बहन मार्गोट को। कॉन्सेंट्रेशन कैंप को हिंदी में हम यातना शिविर कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि उस जगह पे जो जाते होंगे उन्हें केवल यातना से ही गुजरना पड़ता होगा। तो एने और मार्गोट को पहले भेजा गया, उसके बाद एने को। वहीं पे बर्गन बेल्सन में ही एने की पहले मार्गोट की मृत्यु हुई और उसकी कुछ समय बाद एने को टाइफस हो गया। टाइफस हाई फीवर होता है जिस पे बॉडी पे रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, उससे एनी की भी मृत्यु हो गई। हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. जब युद्ध समाप्त हो गया तो नियर अबाउट 30 पर्सन्स रह रहे थे एक साथ हाइडिंग प्लेस में, लेकिन केवल एनी के फादर ऑटो फ्रैंक ही जीवित बचे, बाकी कोई नहीं। तो वे वापस एम्स्टर्डम आए और उन्हें एनी की डायरी मिली, सुरक्षित मिली। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. जब उन्होंने इस डायरी को पढ़ा तो उन्हें यह विश्वास हो गया कि ये डायरी कोई साधारण डायरी नहीं है, बल्कि एनी के द्वारा लिखी हुई एक अनोखा संग्रह है उस डायरी में। तो उन्होंने निश्चय किया कि वे इसे इंग्लिश में पब्लिश कराएंगे और उन्होंने इंग्लिश में पब्लिश कराया एक नॉवेल के रूप में, और उसका नाम हुआ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944. यह डायरी छिप के रहने में आखिर एने के पास आई कहाँ से? तो एक्चुअली उसका 13th बर्थडे था, तो 12 जून 1942 को, तो उस समय उसे मिला उसके पिता के पेरेंट्स के द्वारा, उसके 13 बर्थडे पे मिला। और 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक के बीच की सारी घटनाएं, जीवन की सारी मुख्य घटनाएं, एवं की सभी के नेचर्स, इमोशंस, उसकी पीड़ा, वर्ल्ड वॉर के समय की कुछ घटनाओं, सब कुछ का वर्णन उस डायरी में है। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. एने ने अपनी डायरी को डच लैंग्वेज में लिखा था, तो उसका ओरिजिनल लैंग्वेज डच था। उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ और ट्रांसलेट होने के बाद उसका नाम हो गया द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। और उसके बाद केवल इंग्लिश तक ही सीमित नहीं रहा, यह और भी कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुआ
और वर्ल्ड का मोस्ट फेमस और मोस्ट वाइडली रेड बुक, सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली बुक के रूप में यह साबित हुई। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. केवल डायरी तक ही सीमित नहीं रहा, कई तरह के कार्यक्रम भी एनी फ्रैंक की इस डायरी पर किए गए, जैसे टेलीविज़न फिल्म बनाई गई, टेलीविज़न के कार्यक्रम, थिएटर के कार्यक्रम या ओपेरा गीत नाट्य जिसे कहते हैं, वो भी इस डायरी पर आधारित सभी कार्यक्रम बनाए गए। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. यदि कोई इस डायरी को पढ़ता था तो पढ़ने से यही लगता था कि नाजी के ऑक्यूपेशन के समय, नाजियों का शासन जिस समय था जर्मनी में, उस समय दैनिक जीवन कैसा रहता था लोगों का, उसका पूरा वर्णन जिसके द्वारा भी किया गया है वो काफ़ी समझदार और परिपक्व माइंड का ऑथर है। तो ऑथर तो हम जानते हैं, छोटी सी बच्ची एनी फ्रैंक थी। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। एनी फ्रैंक को सबसे अधिक मशहूर और सबसे अधिक चर्चित होलोकॉस्ट विक्टिम, विध्वंस पीड़ितों में से एक के रूप में जाना जाता है। Let us start the chapter. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए डायरी में कुछ लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. केवल इसलिए नहीं कि मैंने पहले कुछ लिखा नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं या मेरे जैसे कोई और किसी को भी यह विश्वास नहीं होगा या यह इंटरेस्ट नहीं आएगा यह जानकर कि एक 13 वर्ष की स्कूल जाने वाली एक लड़की ने ये डायरी लिखी है। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. छोड़ो, ये सब कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मेरा मन लिखने को कर रहा है और इससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरत है कि मैं अपने मन की बातों को निकालना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पेपर। उसके बाद एनी एक चर्चा करती है एक सेइंग का, एक कहावत की, कि पेपर को मनुष्य से ज़्यादा, लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and I was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. एनी कहती है कि ये जो saying है, ये कहावत है, ये उस दिन उसके मन में आया। एक दिन की चर्चा वो करती है जिस दिन वह बहुत उदास थी और अपनी जो चिन होती है, ठुड्डी, उसको अपने हाथ में लेकर और घर में बैठी थी, थोड़ी बोर्ड हो रही थी और थोड़ी सी नीरस भी महसूस कर रही थी। ये सोच रही थी कि मैं घर पे रहूं या बाहर घूमने चली जाऊं। I finally stayed where I was brooding. Yeah, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. अंत में मैंने ये निर्णय लिया, मैं जहाँ थी वहीं रही और मैं सोचती रही। ब्रूडिंग में सोचना होता है, तो मैं सोचती रही। फिर मैंने यही सोचा कि हाँ, कागज़ को लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है और इसलिए ऐसा कोई मेरा विचार नहीं है कि मैं ये जो करे जिल्द वाली जो ये नोटबुक है, जिसे मैं डायरी का नाम दे रही हूँ, किसी दूसरे को मैं पढ़ने दूँगी, तब तक जब तक कि मुझे कोई दूसरा सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता है। इससे शायद कोई अंतर भी नहीं पड़ता है। तो मैं इसे लिखूँगी, मैं इसके साथ अपनी बातों को शेयर करूँगी।
Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. उसके बाद एनी कहती है, अब मैं वापस उस बात पे आती हूँ जिस बात ने मुझे प्रेरित किया है इस डायरी को लिखने का, और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न इसके लिए देती है कि मेरे पास कोई सच्चा दोस्त नहीं है, इसलिए मैं इस डायरी को लिख रही हूँ. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. अब मुझे इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए ताकि कोई ऐसा ना सोच ले कि ये 13 साल की लड़की इस दुनिया में अकेली है. एंड आई एम नॉट, और वास्तव में अकेली हूँ भी नहीं. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old sister, एंड देर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स. मेरा एक प्यार करने वाला परिवार है, माता पिता हैं, एक 16 साल की एक बहन है, और करीब 30 लोग ऐसे हैं मेरे इर्द गिर्द जिन्हें मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड ए गुड होम. मेरे एक परिवार है, प्यार करने वाले माता पिता, अंट है, और एक और अच्छा होम है. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. धरातल पर आके कहूँ तो मेरे पास सब कुछ है, बस एक सच्चा दोस्त नहीं है. All I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. मैं जब दोस्तों के साथ होती हूँ तो वो समय अच्छा होता है, लेकिन बस इधर उधर की बातें होती है, कोई भी खास बात शेयर नहीं होता है. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. हम लोग एक दूसरे के बहुत निकट नहीं आ पाते हैं और यहीं पे समस्या हो जाती है. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर. हो सकता है यह मेरा ही दोष होगा कि हम लोग एक दूसरे को अपना रहस्य नहीं बता पाते हैं. इन एनी केस दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज. कुछ भी हो, इस समय जो स्थिति है वो ऐसी ही स्थिति है, दुर्भाग्यवश ये बदलने वाला भी नहीं है. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. यही कारण है कि मैंने डायरी को ही अपना दोस्त मानकर डायरी लिखना शुरू किया है. टू इन्हांस दिस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. मैं और लोगों की तरह सीधे से इसमें लिखना नहीं शुरू कर देना चाहती हूँ, बल्कि मैं इसके महत्व को बढ़ाना चाहती हूँ जिसका मैं लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी एक फ्रेंड के रूप में. अब मैं इसे अपना फ्रेंड मानती हूँ और इसका नाम मैं आज से किटी देने जा रही हूँ. So students, I have completed this chapter. The more I will discuss in another video. You will learn the word meaning. Thanks.